तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगचुआन एक वेरिएबल होने की वजह से एंसेस्टर कांगयुआन उसे एक ऐसी कल्टीवेशन लेवल को अचीव करने के लिए कह रहे थे जिसमें वो खुद भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो चाहते थे कि मेंगचुआन डीमन लॉर्ड, डिवाइन लॉर्ड और बॉडी रिफाइनिंग इन तीनों को एक साथ मर्ज कर दे, जो कि आज तक इस दुनिया में कोई भी कर नहीं पाया था। मगर अपने दोस्तों को बचाने की खातिर मेंगचुआन इस फ्यूजन को ट्राई करता है। हालांकि उसका स्पिरिट फॉर्म ज़ैंगशिन इन तीनों पावर्स को कंबाइन नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते मेंगचुआन बुरी तरह से घायल हो गया। उस वक्त एंसेस्टर मेंगचुआन से कहने लगे कि अभी भी वक्त है, तुम पीछे हट जाओ, अपने दोस्तों को कुर्बान करके तुम जिंदा बच सकते हो। हालांकि मेंगचुआन खुद मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने दोस्तों पर कोई आंच नहीं आने देगा। तो उसने निंग की डीमन स्लेइंग डिवाउरिंग सोर्ड को एज अ वेसल यूज करते हुए इन तीनों पावर्स को मर्ज कर दिया। उसने वो कारनामा कर दिखाया था जो आज तक कोई भी ना कर सका, और फिर इसी पावर का यूज करते हुए उसने डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया। हालांकि मेंगचुआन की भी मौत हो गई थी, लेकिन लिन क्यू अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन का यूज करके उसे रीबर्थ दे देती है, जिसके चलते मेंगचुआन अब एक छोटे बच्चे में बदल गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी जीनियस की मीटिंग दिखाई गई, जो कि यानहुआ माउंटेन के ट्रायल्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें कभी लगा ही नहीं था कि ये ट्रायल इतनी ज्यादा पेचीदा होगी। यहाँ पर तो काफी कुछ हो चुका है, जिसके चलते हम में से काफी कम लोग जिंदा बच गए। वैसे यानहुआ माउंटेन जिंगलिंग के दोनों साथियों को हील करने की कोशिश में है। उन्हें डीमन लॉर्ड ने निगलने की वजह से वो घायल हो चुके। जिंगलिंग तो अपने साथियों का जिक्र सुनते ही मायूस हो गई, तो प्रिंसेस शाओइंग उसे दिलासा देती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतने में ही मेंगचुआन ने यानहुआ सिटी के बारे में पूछने लगा। उसे जानना था कि यानहुआ माउंटेन के लोगों ने उन्हें यहाँ पर क्यों रखा है। तो इमॉर्टल यान उसे बताता है कि जब तुमने डीमन लॉर्ड गेजुआन को खत्म किया, उस वक्त यानहुआ माउंटेन ने वहाँ पर अपने एक बंदे को भेज दिया था। उसके पास यानहुआ माउंटेन की ऑर्डर थी, जिसमें लिखा है कि अब यानहुआ सिटी में कोई सिटी लॉर्ड नहीं होगा। जिन्यू पर इस सिटी को प्रोटेक्ट कर इसे दोबारा से बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जनरल शाओ की मौत के बाद जिन्यू ही यहाँ की अगली जनरल होगी। उतने में ही हम जिन्यू की बॉडी से 7 कलर इवल स्पिरिट को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जो कि जनरल शाओ जैसे ही धीरे धीरे कर जिन्यू को कमजोर बना रही थी। मगर जैसे जनरल शाओ पीछे नहीं हटे, वैसे ही जिन्यू भी पीछे नहीं हटेगी। उसने अपने मास्टर की लेगेसी को कंटिन्यू रखने का फैसला लिया था। इमॉर्टल यान मेंगचुआन से कहने लगा कि अगर बात हम लोगों की जाए तो हम बस तुम्हारे अवेकन होने का ही इंतजार कर रहे थे। यान शिटोंग कह रहा था कि जब यानहुआ माउंटेन का मैसेंजर यहाँ पर आया था, उस वक्त तुम अंडे से बाहर निकले हुए छोटू से बच्चे थे। वो तुम्हारा लाड करने जैसे तुम्हारे पास आया, तुमने उसके मुंह पर ही धार मार दी। जो सुनते ही मेंगचुआन जोर जोर से हंसने लगा, मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि अरे ये तो उसने बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया। तभी जोंगशा कहने लगा, भाई हमें तो बस एक बात समझ नहीं आ रही थी कि तुम इतनी छोटू से होकर भी तुम्हारी बौछार उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुँच गई। यानहुआ माउंटेन के मैसेंजर को हमेशा तुम्हारी धार याद रहेगी। उतने में ही प्रिंसेस शाओइंग उसे धीरे से बताती है कि मेंगचुआन, हमने तुम्हारे बट को भी देख लिया है। हमें पता चला कि तुम्हारे बट पर एक छोटा सा तिल है। वेल, पहला तो ये बात एक राज थी, मगर अब सबने उस तिल को देख लिया था। बेचारा मेंगचुआन तो काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन तुम लोग इतने कमीने हो कि तुमने मेरा सब कुछ देख लिया। उसकी बातें सुनकर उन सभी को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। मेंगचुआन तो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो तुरंत ही जाकर ग्रिल पर रखी हुई फिश को उठा लेता है, मगर फिश खाने से भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला था। इसलिए उसने दोबारा से बच्चों जैसे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि तुम सब लोग देख लेना, मैं कैसे तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन वो लोग तो फिलहाल उसके मजे लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उतने में ही इमॉर्टल यान सीरियस होकर मेंगचुआन से कहने लगा कि माफ करना दोस्त, लेकिन हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। दरअसल हम यानहुआ माउंटेन पर सेंट की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जिस पर मेंगचुआन कहने लगा कि इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम लोगों की लाइफ है, तो अपने लाइफ के फैसले भी हमने खुद ही लेने चाहिए। और मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि तुम लोग सेंट्स बन जाओ। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बोट नजर आई, जो कि इन सभी जीनियस को यानहुआ माउंटेन के लिए लेने आई थी। वेल, इस बोट पर यानहुआ माउंटेन के मास्टर की हेवनली पपेट्स हैं। वो बोट से उतरकर इन सबसे कहने लगी कि चलो तुम्हारा माउंटेन पर जाने का वक्त हो चुका। तो ये लोग उस बोट पर सवार होने लगे थे। वहीं पर
पर मिंग चॉन को यान जिन की फिक्र होने लगी, क्योंकि मिंग चॉन को बचाने के लिए उसने अपने फाउंडेशन को डैमेज करते हुए डीमन स्टार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यान जिन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यानहुआ माउंटेन ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी मेरी फाउंडेशन को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मिंग चॉन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मिंग चॉन कहने लगा, सच बताओ ना, कहीं तुम मुझे बच्चा समझकर झूठ तो नहीं बोल रहे। तो यान जिन मिंग चॉन के साथ मस्ती करते हुए कह रहा था कि भला मैं तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूंगा। वहीं पर लिन क्यू मिंग चॉन से कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार करना और मैं तुम्हारा करूंगी। साथ ही वो मिंग चॉन को उसकी सोड वापस लौटाते हुए बताती है कि बस एक बार मैं सेंट का ब्लड पूल क्रॉस कर लूं, फिर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तो मिंग चॉन कहने लगा, ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से रवाना होने लगे। अब बोट पर जाते ही लिन क्यू यान जिन से पूछ रही थी कि तुमने वो बात मिंग चॉन को क्यों नहीं बताई, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं उसे बेवजह परेशान नहीं करना चाहता। वेल, इस एपिसोड का नाम था न्यू पाथ। इसमें हमें मिंग चॉन की नई पाथ के बारे में बताया जाएगा। तो अब उन लोगों की बोट वहाँ से काफी दूर जा चुकी थी। तो मिंग चॉन उन पपेट से पूछता है कि क्या हुआ, वो लोग जाने के बावजूद भी तुमने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। जो सुनते ही वो पपेट सीधे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर मिंग चॉन ने अपनी न्यू पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसके आंखों का रंग भी 2 कलर्स में रिफ्लेक्ट होने लगा। साथ ही वो अपनी सोड को ड्रॉ करते हुए कह रहा था कि ये तो मेरी नई पावर्स को आजमाने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद मिंग चॉन ने बड़े ही डैशिंग अंदाज में अपनी सोड घुमाती हुई वहाँ पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उस एक ही स्लैश में वहाँ पर तबाही मच चुकी थी। साथ ही उन हेवनली पपेट्स को भी पीछे हटना पड़ गया। इनफैक्ट मिंग चॉन भी इस नई पावर के इम्पैक्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश था। जैंगशिन पेपर पर उसके नए पावर्स के नाम लिखे जा रहा था, जिसमें पहले नंबर पर है सेंट, दूसरे पर है बॉडी रिफाइनिंग और तीसरे पर है डीमन। वो कह रहा था मिंग चॉन अभी तीनों पावर्स एक साथ मिल चुकी हैं। उतने में ही वो पपेट्स दोबारा से उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो गई। उन्होंने सेंट पावर्स को एक्टिवेट करते ही उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर्स रिलीज होने लगी थी। साथ ही साथ वो तीनों हवा में फ्लोट करते हुए सेंट ऑफ इंड्यूरिंग फेज को एक्टिवेट कर देती है। वेल, सेंट ऑफ इंड्यूरिंग की सेकंड लेवल थी। तो मिंग चॉन ने सीधे जाकर एक पपेट को लात से ही उड़ा दिया। मीनवाइल जैंगशन मिंग चॉन को बता रहा था कि नई पावर अभी अभी पैदा हुई है, मगर इसमें इतनी भयानक ताकत है कि ये तुम्हारे 7 कलर इवल स्पिरिट को भी हरा दे। साथ ही इसकी नॉर्मल अटैक पावर भी सेंट की चौथी फेज यानी कि डार्क स्टार रेल्म के बराबर है। तब तक वो तीनों पपेट्स एक बार फिर से मिंग चॉन के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। हालांकि मिंग चॉन काफी तेजी से मूव होते हुए उन पर अपने स्लैश अटैक रिलीज किए जा रहा था और जैंगशन से कह रहा था, भाई ये तो बस शुरुआत है, ये पावर तो अब इसके आगे भी जा सकती, क्योंकि इसका एक बड़ा पोर्शन अभी भी सील्ड है। साथ ही जैंगशन और मिंग चॉन माइंड स्पेस में उस डीमन स्लेइंग डिवॉरिंग सोड को भी देख पा रहे थे। जैंगशन कह रहा था कि ये न्यू कल्टीवेशन पाथ तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगी। आफ्टर ऑल इसमें 3 कल्टीवेशन पाथ की पावर्स समा चुकी है। ये मानो ऐसा होगा कि 3 इटर्नल स्टार्स एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हो और ये ऐसे ही रिवॉल्व होते रहेंगे। मीनवाइल मिंग चॉन ने उन सभी पपेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, मगर ये यानहुआ माउंटेन के मास्टर की फेवरेट पपेट थी, तो इन्हें हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। जिसके चलते अब उन तीनों पपेट्स ने एक साथ जुड़ते हुए वहाँ पर एक पोस्टर रिवील कर दिया, जिसका नाम था ग्रेट सन फेज और ये सेंट इंड्योरिंग लेवल की तीसरी फेज है। तभी जैंगशन मिंग चॉन से कह रहा था कि अब इस सोड को तुम कस के ग्रैब करो, क्योंकि अभी इस सोड अपना ट्रू फॉर्म शो करने वाली है। इधर वो सोड काफी तेजी से शेक होने लगी थी और फिर अचानक से तीनों पावर्स के मार्क्स ग्लो होते हुए उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगे। मिंग चॉन कह रहा था कि इसमें डीमन लॉर्ड की कभी ना खत्म होने वाली लालच है, एक सेंट की मिस्ट्री उसके राज है और बॉडी रिफाइनिंग के 7 कलर इवल स्पिरिट ची पावर की वो एबिलिटी है जो कि बॉडी रिफाइनिंग करने वाले बंदों को अभी तक मारती आई। गाइस, यहाँ पर मैं बॉडी रिफाइनिंग की इवल कलर स्पिरिट पावर के बारे में बताना चाहूंगी। दरअसल जो भी बंदा बॉडी रिफाइनिंग की कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करता है उसी के अंदर ये 5, 7 या फिर 9 कलर इवल स्पिरिट पावर पाई जाती है। सबको ऐसा लगता है कि ये कलर स्पिरिट पावर कोई वरदान होगी, लेकिन ये कोई वरदान ना होकर एक खतरनाक पॉइजन था जिसने जनरल शाओ को निगल लिया। यहाँ पर मिंग चॉन ने अपने तीनों मार्क्स के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उसकी सोड में फिलहाल कौन सी पावर मौजूद है। 3 पावर्स का तो उसने बता दिया और अब वो अपनी चौथी पावर्स के बारे में भी रिवील करता है। वली इसमें जैंगशन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट की इंटेंजिबल एबिलिटी थी, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता। तो अब मिंग चॉन उन पपेट्स ने रिलीज किए हुए हाथ को अपने एक ही स्लैश अटैक
अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके स्लैश ने उन पपेट्स को काटते हुए पानी को भी स्लिट कर दिया था। इतना ही नहीं, इस स्लैश का इम्पैक्ट यांजिन और लिनक्यू को भी महसूस हो गया और फिर वापस से पानी के दो बहाव दोबारा से एक हो गए। इमॉर्टल यान हैरान होकर पूछ रहा था कि क्या यही मिंगचुआन की नई पावर है? ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक होगी। इधर मिंगचुआन कह रहा था कि ये पावर तो मानो किसी सेंट के गुस्से जैसी है। खैर अभी तो इसकी शुरुआत हुई, अब आगे चलकर पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाएगी। अगर सच बताओ तो इसके पोटेंशियल पर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। कोई बात इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है? तब तक ज़ैंग उस सोड को दोबारा से पुल में डाल देता है। वेल इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन था। वेल ये सोड किसी को भी डिवावर कर सकती है। इसी ने निंग को भी मैनिपुलेट किया था, तो इसे हमेशा बांध के रखना ही इम्पोर्टेंट होगा। ज़ैंग कहने लगा कि इस पावर का अभी जन्म हुआ है। कल्टीवेशन की दुनिया में ये तो बस 1 महीने का छोटा बच्चा होगा, मगर इसकी पावर अभी से इस सेंट के राजा को भी टक्कर दे सकती। तो मिंगचुआन इस नई ब्रांड न्यू पाथ को कोई नाम दो, बताओ तुम इसे क्या बुलाना चाहोगे? तो मिंगचुआन कहने लगा सेंट डीमन पाथ। वेल यहाँ पर मिंगचुआन ने डिवाइन और डिमोनिक इन दोनों टाइटल का यूज किया था। मिंगचुआन की सारी बातें यानहुआ माउंटेन में बैठे हुए काउंसिल ने भी सुन ली थी। सो गाइस यानहुआ माउंटेन के इस काउंसिल में टोटल 7 लोग थे, मगर यहाँ पर हमें बस एक ही बंदे का फेस दिखाया गया, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। तो सबसे पहला हमें 7 किंग में से एक जेनु की आवाज सुनाई देती है। वो हंसते हुए कह रहा था कि नई सेंट डीमन पाथ तो काफी ज्यादा भयानक होगी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि बच्चा यहाँ तक पहुँच पाएगा। मैंने तो सोचा था कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक डीमन लॉर्ड बन सकता है और उसी डिमोनिक पाथ को मास्टर कर पाएगा, मगर सरप्राइजिंगली इसने तीनों पाथ को एक साथ मिलाकर कुछ नया ही इजाद किया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बच्चे ने बॉडी रिफाइनिंग की सेंट लेवल को अचीव कैसे किया होगा। मास्टर कहिए आपकी ही कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? तभी हमें एक लेडी की आवाज आने लगती है। वो कह रही थी जेनु यू बेवकूफ जैसे सवाल मत पूछो, मास्टर के अलावा ये कारनामा और कोई कर भी नहीं सकता। वेल इस बंदी का नाम है फेंग शुई और ये 7 किंग्स में से एक है। वो कह रही थी कि हमने मिंगचुआन से जो उम्मीदें रखी थी उसने उससे कुछ बढ़कर करके दिखाया। साथ ही उसकी सेंट डीमन पाथ अब हमारे कंट्रोल से बाहर होगी। अगर वो इस नई पाथ में ब्रेक थ्रू करता गया तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक और किंग फेंग शुई से पूछने लगा कि आखिर हमें मिंगचुआन को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, जिस पर फेंग शुई जवाब देते हुए कहने लगी कि अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो मिंगचुआन ज्यादा पावरफुल बनने के बाद सबसे पहले हमारा ही खात्मा कर देगा। इन दोनों की बातें एक सेंट चुपचाप से सुन रहा था। जेनु कहता है फेंग शुई अब तुम्हें मिंगचुआन से डर लग रहा है और तुमने उससे डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्ही ने उसके खिलाफ इतनी सारी इवल प्लानिंग बनाई थी ताकि वो एक डीमन लॉर्ड में तब्दील होकर हमारे हाथ की कठपुतली बन जाए। तभी 7 किंग में से एक और राजा की हमें आवाज आती है जिसका नाम था आनहाई। वो जेनु और फेंग शुई से कह रहा था कि तुम दोनों अपने झगड़े कहीं और जाके करो, बेवजह हमारे काउंसिल को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी फेंग शुई पैसेज और जेनु पैसेज ज्यादा दूर नहीं है, तो तुम लोग कभी भी मिलकर फाइट कर सकते हो। साथ ही आनहाई इन सबके सीनियर से कहने लगा कि मास्टर ये नई सेंट डीमन पाथ पैदा होते ही हमारे सेंट किंग की पावर को तगड़ी टक्कर दे रही है। कहीं मिंगचुआन आगे चलकर हमारे लिए मसले न खड़े करे। मेरे ख्याल से हमने फिलहाल के लिए सेंट डीमन पाथ को सील ऑफ करना ही बेहतर होगा। जब मिंगचुआन ग्रो हो जाए तब वो उसे यूज कर सकता है। तभी 7 किंग्स में से एक यानहुओ कह रहे थे कि मिंगचुआन की पावर ही हमें मुसीबतों से बचा सकती है। वैसे भी अब लियांगजी आइलैंड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वहाँ पर डीमंस का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा, जिस पर किंग जियांजो कहने लगा कि ये नई सेंट डीमन पाथ काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। भले ही मिंगचुआन ने उसे एक शानदार नाम दिया हो, मगर उसे खुद भी पता नहीं कि वो इस पाथ को आगे कल्टीवेट कैसे कर पाएगा। अगर मिंगचुआन इसे जल्दी से फिगर आउट नहीं कर पाया तो लियांगजी आइलैंड हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा। डीमंस उस पर आसानी से फतेह हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद हमें इस काउंसिल के हेड दिखाए गए। वेल ये है लॉर्ड ऑफ क्रिएशन किनु। वो कहने लगे कि डीमंस का डेस्परेशन ही उन्हें खतरे में डालेगा और तुम सभी को पता है कि डीमन लॉर्ड की फितरत में ही लालच लिखी है, तो इसी पावर की ग्रिड के चलते डीमंस हमारे गुस्से को फेस करेंगे। अब हमारे यानहुआ माउंटेन और शैडो एबिस ने मिलकर लियांगजी आइलैंड को इन 2 सालों तक रीइंफोर्स करना होगा। हमें कुछ भी करके उस आइलैंड को मजबूत बनाना पड़ेगा।
ताकि हम अपने ग्रेट माइग्रेशन प्लान को सक्सेसफुली पूरा कर पाएं। तब तक मास्टर किनू का रोप भी स्टिच करके पूरा हो चुका था, तो उसे पहनते हुए वो कहने लगे कि अगर मिंग चुआन की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की बात की जाए तो उसका बस एक ही रास्ता है, जो कि होगा स्लॉटर। खून खराबा ही मिंग चुआन के लिए बेस्ट कल्टीवेशन साबित होगा। इधर मिंग चुआन अपने प्रैक्टिस में बिजी था कि तभी अचानक से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो पूछ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक पावर्स रिलीज होने लगी और फिर वो रिलीज हुई पावर दोबारा से उसकी बॉडी में एंटर करती है, जिसके चलते मिंग चुआन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जैंगशन से पूछता है कि आखिर मैं इस पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तो जैंगशन उसे बताने लगा कि ये तो डीमन लॉर्ड की डिवावरिंग पावर है, जो सुनते ही मिंग चुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि हमने तो तीनों पाथ को मिला दिया था, फिर ये डीमन लॉर्ड की पावर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई। और उतने में वहाँ पर मास्टर किनो की एंट्री हो जाती है। वो बता रही थी कि तुम्हारी सेंट पावर कमजोर होने की वजह से डीमन लॉर्ड की पावर का मुकाबला नहीं कर पा रही। डीमन लॉर्ड की पावर उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इन तीनों पावर्स को काबू करना चाहती हो तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें किंग ऑफ सेंट्स बनना होगा, तभी जाकर तुम इन पावर्स को अपनी मन मर्जी से चला पाओगे। इनफैक्ट फिर ये पावर्स तुम्हारा गुलाम बनेगी। जिसके साथ ही मास्टर किनो ने मिंग चुआन की पाथ पर सील लगा दिया, जिससे 3 पाथ की पावर शांत होकर मिंग चुआन नॉर्मल हो चुका था। उनसे पूछता है कि आप कौन हो, तो मास्टर बताते हैं कि मेरा नाम किनू है और यानहुआ माउंटेन के लोग मुझे मास्टर बुलाते, तो तुम भी मुझे मास्टर बुला सकते हो। जो सुनते ही मिंग चुआन सरप्राइज्ड होकर कहने लगा कि इसका मतलब आप ही यानहुआ माउंटेन के लॉर्ड हो। जिस पर किनू जवाब दे रही थी कि माउंटेन का लॉर्ड तो मैं पहले हुआ करता था, मगर अब मैं बस वहाँ का एक एल्डर हूँ। लेकिन वहाँ के किंग्स ऑफ सेंट्स अभी भी मेरी इज्जत करते हुए मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। मैंने उन्हें कई बार मना किया कि मुझे मास्टर ना बुलाओ, लेकिन वो लोग हाँ बोलते हैं और फिर से मुझे मास्टर बुलाते। जिस पर मिंग चुआन कहने लगा कि आप कोई एल्डर हो या फिर कहीं के लॉर्ड हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना जानना है कि आपने यानहुआ माउंटेन की ट्रायल्स को इतना मैनिपुलेट क्यों किया, क्यों आपने उस सिटी लॉर्ड जुआन गे को एक डिमोनिक पाथ का कल्टीवेटर बनने दिया। आपको पता है ना आपकी वजह से कितने लोग मारे गए। मगर किनू तो एकदम आराम से बैठकर रोस्ट की हुई फिश के मजे ले रहे थे। फिर वो कहते हाँ मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा। जो सुनते मिंग चुआन को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उनसे पूछता है कि बताओ आपने ये सब क्यों किया। तो किनू से कहते मिंग चुआन क्या तुम्हें पता है कि एक सेंट को नर्चर करने के लिए कितने रिसोर्सेस लगते हैं? क्या तुम्हें पता है एक सेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है? क्या तुम्हें पता है हर रोज कितने सेंट मारे जाते? क्या तुम्हें ये भी पता है डीमन रेस में कितने डीमन किंग्स हैं? अब मिंग चुआन के पास तो इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं था। तो मास्टर किनू कहते हैं कि हमारे कांगियोन रेल्म में मुश्किल से सिर्फ 9000 सेंट जिंदा बचे हैं, और अगर डीमन किंग की बात की जाए तो लाखों करोड़ों की तादाद में है। हर दिन हजारों डीमन किंग्स पैदा हो रहे हैं। डीमन रेस और ह्यूमन रेस के दरमियान का गैप इतना बड़ा है कि हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। फिलहाल हमारे कांगियोन रेल्म के पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं बचे, यानी कि हमारी रेल्म बहुत बड़ी मुश्किल में है। हमारे सेंट्स का ब्लड पुल सूख रहा है। बस कुछ ही सालों बाद नए सेंट इमर्ज होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नए सेंट बनाने के लिए रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं। मिंग चुआन अगर सच बताओ तो हम ही बैटल हार रहे हैं। मिंग चुआन को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया की हालत इतनी खस्ता कैसे हो गई। किनो उसे बताते हैं कि ये ट्रायल तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सेटअप की गई थी, क्योंकि तुम्हें एक डीमन लॉर्ड बनाना ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। सच बताओ तो मैंने बहुत बड़ी रिस्क उठाई, जबकि मुझे पता था कि डीमन लॉर्ड बनने के बाद तुम हमारे खिलाफ भी जा सकते हो। मगर मुझे इतना तो यकीन था कि तुम एक डीमन लॉर्ड बनने के बावजूद भी तुम्हारा दिल कभी मैला नहीं होगा, लेकिन तुमने तो हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर कुछ नया कर दिखाया। मिंग चुआन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों पाथ को मर्ज कर पाओगे। तुमने जिस सेंट डीमन पाथ का इजाद किया है, ये नई पाथ ही हमारी दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद होगी, या फिर ये हमारी दुनिया की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। लेकिन ये तब होगा जब तुम इसे समझने में नाकाम हो जाओ। अगर तुमने इस नई पाथ को मास्टर कर लिया तो फिर ये डीमन लॉर्ड से भी लाखों गुना ज्यादा भयानक हो सकती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यानहुआ माउंटेन आ जाओ। मैं अपने सारे रिसोर्सेज तुम पर लगा दूंगा, ताकि तुम्हें किंग ऑफ सेंट्स बनकर इस सेंट डीमन पावर को यूज कर पाओ। इतना ही नहीं, तुम हमारे यानहुआ माउंटेन के अगले लीडर बन जाओगे, जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशन है। इनफैक्ट किन्यू तो अब खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ गए थे। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे पूछती कि बताओ क्या अब तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर मिंग चुआन कहने लगा सीनियर क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा कि मेरे पावरफुल बनने के बाद मैं आपके यानहुआ माउंटेन के सभी किंग्स को खत्म कर दूंगा? आपको पता है ना मैं ये कर सकता हूँ। वेल यहाँ पर मिंग चुआन ने बहुत ही हिम्मत वाली बात की थी,
जिससे इम्प्रेस होकर किन्वो कहने लगे कि जब तुम कांगयुआन realm को बचा लोगे उस दिन मेरा सिर तुम्हारा हो जाएगा, तुम कभी भी अपनी तलवार से उसे क्लेम कर सकते हो। हालांकि मिंगचुआन उनके पास जाकर कहने लगा कि मैं कभी भी तुम्हारी यानहुआ माउंटेन पर नहीं आऊंगा। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी किन्वो कहते, मिंगचुआन मुझे पता ही था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, क्यों ना तुम हमारे गार्डियन ऑफिसर बन जाओ। अगर तुमने इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया तो तुम्हें यानहुआ माउंटेन की हर एक चीज पर नजर रखने की अथॉरिटी दी जाएगी। इस दुनिया में ट्रैवल करने वाले सेंट्स को तुम कमांड दे सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास डीमन स्लेइंग अलायंस, द अर्थनेट और ट्रैवलिंग सेंट गार्डियंस, ये हमारे तीनों ग्रेट इंस्टीट्यूशन को कमांड देने की अथॉरिटी होगी। साथ ही साथ पूरी realm पर नजर रखना और सभी मॉर्टल्स के जान की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। जिस पर मिंगचुआन कहने लगा, बाप रे, अब तो आप काफी ज्यादा जनरस ऑफर दे रहे हो, ऐसे ऑफर को कोई भी मना नहीं कर सकता। तो किन्वो कहने लगे, ठीक है, ये पोजीशन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो सुनते ही मिंगचुआन कह रहा था, हाँ मुझे पता ही था कि ये सब मुझे फ्री में तो नहीं मिलने वाला, बताओ फिर आपका क्या काम करना है। तो किन्वो से बताते हैं कि तुम्हें लियांगजी आइलैंड को ताकतवर बनाना होगा। लियांगजी आइलैंड तबाही की कगार पर खड़ा है, जाओ जाकर उसे बचा लो। तो हाँ बोलो और गार्डियन इन्फोर्सर का टोकन तुम्हारा हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर देखा जाए तो जीत मास्टर किन्वो की हुई थी, उनका फिलहाल का कंसर्न है लियांगजी आइलैंड। तो उन्होंने मिंगचुआन को बिना यानहुआ माउंटेन पर ज्वाइन करे ही अपना काम निकलवा लिया था। वहीं पर मिंगचुआन कह रहा था, ठीक है, मैं लियांगजी माउंटेन पर जाकर आपका काम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपके टोकन की जरूरत नहीं है। अब अगले ही दिन मिंगचुआन लिनक्यू की रिबन को अपने ड्रेस पर बांध के अपने नए सफर पर निकल पड़ा। वो हमें बताने लगा कि मेरे पुराने दोस्त में युआनजी ने मुझे बताया था कि डीमंस इंसानों को खाते आए हैं, इंसान इंसानों को खाते आए हैं। सेंट्स तो पहले डीमंस को मारते हैं और फिर उसके बदले में वो भी इंसानों को खाते आए हैं। दरअसल ये एक ऐसी दुनिया है जो खुद ही खुद का भक्षण कर रही। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये दुनिया खुद ही खुद को पूरी तरह से खा लेगी। जिसके बाद मिंगचुआन निंग की फ्लावर शॉप पर जाके प्लांट्स को वाटर करने लगा। वो कहता है कि मास्टर किन्वो ने मुझे बताया था कि हमारी कांगयुआन realm खतरे में है, मगर खतरे में कांगयुआन नहीं बल्कि तुम माउंटेन पर बैठे हुए सभी सेंट्स हो। तब तक मिंगचुआन एक स्टेबल में घोड़ा खरीदने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ का बंदा उसे काफी बेहतरीन से हॉर्स दिखा रहा था, मगर मिंगचुआन का ध्यान अभी भी मास्टर किन्वो ने कही बातों पर है। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम सभी सेंट्स बस दुनिया को बचाने की माला जपते रहते हो, मगर इस काम को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडियाज नहीं, तुम तो बस डेस्परेशन के शिकार हो। अगर तुम सेंट्स को पता ही नहीं कि इस दुनिया को बचाया कैसे जाए तो चुपचाप से माउंटेन पर बैठ के तमाशा देखो, एकदम आराम से देखना कि कैसे मैं मिंगचुआन इस दुनिया को बचाता हूँ। साथ ही साथ उस टेबल के मालिक को अपना कॉइन शो करता है। इतने से पैसे में मिंगचुआन को अच्छा हॉर्स तो मिलने से रहा, तो उस ओनर ने मिंगचुआन को एक हॉर्स दिखा दिया जो कि घास खाते हुए मिंगचुआन को एटीट्यूड दिखा रहा था। उस हॉर्स को भी लग रहा था कि भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं ना तो फिर तुझे मैं ही मिलूंगा। जिसके बाद मिंगचुआन अपने घोड़े को लेकर यानहुआ सिटी से बाहर आ जाता है। इधर मास्टर किन्वो भी माउंटेन पर पहुंच चुके थे, जहां पर फेंग शुई उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि मिंगचुआन ने आपके ऑफर को बस ठुकरा ही नहीं दिया बल्कि आपके गलत डिसीजंस की वजह से आपको डांट भी दिया। जिस पर किन्वो कहने लगे कि ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है, मेरा मकसद था मिंगचुआन को हमारे यानहुआ माउंटेन से बांध के रखना और अभी मैं वही पूरा करके आया हूँ। वैसे फेंग शुई, तुम्हें डर था ना कि वो पावरफुल बनते ही तुम्हें मार देगा, तो बस अब तुम इंतजार करो, जैसे मिंगचुआन पावरफुल बन जाए मैं उसे तुम्हारा नाम बता दूंगा। वेल, यहाँ पर मास्टर किन्वो भी फेंग शुई का मजाक उड़ा रहे थे। इधर मिंगचुआन का घोड़ा काफी ज्यादा आलसी था, तो जैंगशन उससे कहता है, भाई शायद इस घोड़े ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। मिंगचुआन कहता है, ऐसा क्या, रुको मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद मिंगचुआन ने अपनी स्टिक फेंक कर सीधे सोर्ड को बाहर निकाल लिया। फिर क्या, उस तलवार को देखते ही उस घोड़े ने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि मिंगचुआन को भी उससे डर लग रहा था। इस तरह से मिंगचुआन ने अपना नया सफर शुरू कर दिया। इधर किंग ऑफ सेंट्स के काउंसिल का एक मेंबर मास्टर किन्वो उसे कह रहा था कि आपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्रेडिक्शन किए थे और वो सारे सच हो गए, तो क्या लियांगजी आइलैंड भी आपके प्रेडिक्शन को फॉलो करेगा? लेकिन मास्टर किन्वो इस पर कोई जवाब नहीं देते। फिर हमें सेंट्स के ब्लड पूल के पार एक स्टेचू दिखाया गया, जहाँ पर वो मूर्ति किसी बुक को पढ़ रही थी। अगर इस स्टेचू को केयरफुली देखा जाए तो ये मुझे मिंगचुआन के प्रिमोर्डियल स्पिरिट जैंगशन जैसा नजर आ रहा है, बट हमें गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। मिले भी इस सीरीज की कोई मिस्ट्री होगी, जिसके बाद हमें यानहुआ माउंटेन का मेन
मेन गेट दिखाया गया जहाँ पर सभी जीनियस पहुंच चुके थे, लेकिन यानजिन वहाँ आती काफी मिस्टीरियस वे में गायब हो गया। उसकी जगह पर एक स्वॉर्ड मार्क बन चुका था। कुछ तो बात ऐसी जरूर थी जो यानजिन ने मिंगचान के साथ शेयर नहीं की। शायद इसका जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। और इसी के साथ डीमन हंटर का एक जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।